जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिन्हा और इस वीडियो में हम 69 बीपीएससी में आए हुए हिस्ट्री क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। सभी क्वेश्चंस का मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा। ज़्यादातर सवाल जो है वो पीवाईक्यू से हैं, कुछ एक दो सवाल एनसीईआरटी से हैं और ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इन दो सोर्सेज से कवर हो जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में ये जो क्वेश्चन है वो 69 बीपीएससी का है। पहला क्वेश्चन ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को किस एनिमल के बारे में नहीं पता था? बुल, हॉर्स, एलिफेंट या नन ऑफ द अबव? तो देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो ओल्ड एनसीईआरटी में बताया गया है कि कैमल्स के बारे में ये जानते थे और कैमल्स का यूज बीस्ट ऑफ बर्डन यानी वही सामान वगैरह ढोने के लिए यूज किया जाता था। हॉर्स की जो एविडेंस है ये सुपरफिशियल लेवल पे यानी सतही तौर पे मोहनजोदारो से देखने को मिलते हैं और थोड़े डाउटफुल टेराकोटा के फिगरिन जो है वो लोथल से देखने को मिलते हैं। जो हॉर्स के रिमेन हैं ये सुरकोटदा गुजरात से हैं और ये 2000 BC के आसपास के हैं, बट आइडेंटिटी डाउटफुल है। कहने का मतलब ये है कि जो बोन्स मिले हैं वो क्लियर नहीं है कि हॉर्स के हैं या नहीं। किसी भी केस में हरप्पन सिविलाइजेशन हॉर्स सेंटर्ड तो नहीं था। डॉक्टर RS शर्मा जो ओल्ड एनसीईआरटी के ऑथर हैं और डॉक्टर रोमिला थापर दोनों ही हिस्टोरियंस का कहना है कि जो सुरकोटदा से बोन्स मिले हैं वो या तो एस के हों या हॉर्स के हों। इट इज़ वेरी मच डाउटफुल। ठीक है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हॉर्स के बारे में जो है वो अवेयर नहीं थे कम्प्लीटली। सो वी शुड गो विथ ऑप्शन बी। और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिविल सर्विसेज से। सिविल सर्विसेज में हॉर्स एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला ये कहा गया कि ग्रेट पैलेस और टेम्पल थे। देखिए ये बात गलत है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास ग्रेट पैलेस और टेम्पल नहीं थे। दूसरा ये कि बोथ मेल और फीमेल डाइटी की वर्शिपिंग करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। हॉर्स ड्रोन चैरियोट इन्होंने यूज़ करा, ये गलत है। घोड़े के बारे में ये हमने पढ़ा है कि हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, थोड़े बहुत बोन के रिमेन्स मिले, वो भी डाउटफुल है। सो वी कांट से इवन दैट हॉर्स दे वर अवेयर और नॉट, राइट। तो हॉर्स ड्रोन चैरियोट कहाँ से होंगे? तो आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है और ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज 2013 का। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन से एनिमल कब प्रेजेंट थे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है सील्स और टेराकोटा में किस एनिमल के बारे में हमें रिप्रेजेंटेशन जो है नहीं देखने को मिलती है। तो जब हम बात करते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड सील्स और टेराकोटा की, तो काव जो है वह नहीं देखने को मिलते हैं। एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, ये तीन जो है वो देखने को मिलते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पीवाईक्यू से डुएबल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन आर्ट में जो कंस्ट्रक्शन है स्तूपा, चैत्या और विहारा का, ये किससे एसोसिएटेड है? आजीविका सेक्ट, वैष्णव सेक्ट, बुद्धिज्म या शैव सेक्ट? आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर इसका ऑप्शन सी है, बुद्धिज्म। एनसीईआरटीज वगैरह हर जगह पे है। 12th की एनसीईआरटी भी आप देखोगे तो उन्होंने बताया है स्तूपाज के बारे में कि बुद्धिस्ट ही आइडियोलॉजी हैं और स्तूपाज कैसे बने, इंस्क्रिप्शन वगैरह में कई सारी बातें रिकॉर्ड की गई हैं और किस टाइम से हैं वो चीज़ें भी बताई गई हैं। स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं। राइट, इसके बाद हम इससे एसोसिएटेड कुछ पीवाईक्यूज कवर करते हैं जो स्तूपा से एसोसिएटेड पीवाईक्यूज हैं रिसेंट के। बट पहले एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। हाँ, ये वाला, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्या वाइल द अदर्स आर कॉल्ड विहारास। तो चैत्या और विहार में क्या डिफरेंस है बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स के एसोसिएशन में? तो देखिए विहार जो है ना ये ड्वेलिंग प्लेस होता था जहाँ पे मंक्स रहते थे, ठीक है। बट जो चैत्या था वो वर्शिपिंग प्लेस था। तो आंसर जो है यहाँ पे वी शुड गो विथ ऑप्शन बी। चैत्या जो है वो वर्शिपिंग प्लेस है, बट जो विहार है, विहार मीन्स ड्वेलिंग प्लेस यानी रहने की जगह, आवास का स्थल। तो आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मंक्स। तो बुद्धिस्ट मंक जो है ये विहार में ही स्टे करते थे। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिस्ट स्तूपा इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? पहला ये अशोक प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द स्तूपा कल्ट। दूसरा ये दे वर रेपोजिटरीज ऑफ रेलिक्स ऑफ बुद्धाज एंड अदर मंक्स। दे वर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। दे वर लोकेटेड क्लोज टू ट्रेड रूट्स। तो पहला ये कह रहे हैं कि स्तूप से एसोसिएटेड अशोक ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा स्तूप को पॉपुलराइज करने में। ये बात बिल्कुल सही है, अशोक का बहुत बड़ा योगदान रहा बुद्धिस्ट स्तूपाज को पॉपुलराइज करने में। काफ़ी पेट्रोनाइज भी किया गया अशोक के द्वारा। दूसरा ये कि बुद्धा के रेलिक्स हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बुद्धा के रेलिक्स हैं। और इसके अलावा जो अदर मंक्स भी थे बुद्धा से एसोसिएटेड उनके भी रेलिक्स हैं, रेलिक्स के रिपोजिटरीज हैं, ठीक है। तो सेकेंड जो है बिल्कुल सही है। रूरल एरियाज़ में लोकेटेड है, देखिए ये कोई बात सही नहीं है। रूरल अर्बन एरियाज़ में मोस्टली देखने को मिलते हैं, बट कुछ रूरल एरियाज़ में भी देखने को मिलते हैं। तो सी तो गलत है। चौथा ये कि ट्रेड रूट्स के क्लोज हैं, हाँ ये बात सही है, ट्रेड रूट्स के क्लोज ये देखने को मिलते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा गया है।
जो वर्ड है स्तूपा, ये पहली बार कब यूज किया गया था? ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र या अष्टाध्यायी? तो देखिए जो पहली बार स्तूपा यूज किया गया था वो यूज किया गया था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पहले स्तूपा वर्ड का देखने को मिलता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन था सिविल सर्विसेज का बिल्कुल रिसेंट का, ये देखिए जिसमें पूछा गया कि जो स्तूपा का कॉन्सेप्ट है बुद्धिस्ट ओरिजिन में। बट यहाँ देखिए ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू वाली एनसीईआरटी में क्या बताया गया है कि जो स्तूपा इरेक्टिंग का जो ट्रेडिशन है ये प्री बुद्धिस्ट है ना, तो ये तो गलत है। दूसरा ये कह रहे हैं स्तूपा वाज जनरली अ रेपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, तो अभी हमने ये डिस्कस किया, सही है बिल्कुल। तीसरा ये स्तूपा वाज कोमेमोरेटिव, अ वोटिव एंड अ स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। कोमेमोरेटिव का मतलब वही है किसी यादगार में, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के स्ट्रक्चर को कोमेमोरेटिव तरीके से स्तूपा को देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन बी था, केवल 2 ही जो स्टेटमेंट्स है वो सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी स्तूपा से ही एसोसिएटेड है, एनडीए का क्वेश्चन है। ईयरली बुद्धिस्ट के जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियां बनाई गई, उसमें बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया है, यानी मानव स्वरूप में वो नहीं है, तो बुद्धा के प्रेजेंस को किन सिंबल्स का यूज करके दिखाया गया है? ये एनडीए का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में साफ तौर से बताया गया कि बहुत सारे ईयरली स्कल्पचर्स ने बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने सिंबल्स का यूज किया है। जैसे जो खाली सीट है वो बुद्धा के मेडिटेशन को दिखा रही है, और जो स्तूपा है ये महापरिनिर्वाण की घटना को दिखा रहा है। और एक जो सिंबल है जो व्हील, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया। व्हील जो है यानी जो चक्र है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बुद्धा के फर्स्ट स्पीच को, फर्स्ट सरमन को, पहले उपदेश को जो सारनाथ में दिया गया था। यानी बहुत ऑब्वियस है कि इन्होंने जो लिटरल सेंस में इस चीज़ को नहीं लिया है, बल्कि सिंबल्स का यूज करके लिया गया है बुद्धा के प्रेजेंस को। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, देखिए जो पहले 500-600 साल थे बुद्ध के बाद, वो बुद्धिज़्म के फ्लरिशमेंट में कोई इमेज वर्शिप नहीं देखने को मिल रही थी बुद्धा की। कनिष्क को फर्स्ट रूलर माना जा सकता है जिन्होंने महायान बुद्धिज्म का फाउंडेशन रखी, और इमेज वर्शिप बुद्धा की स्टार्ट हुई। कब जाकर स्टार्ट हुई? काफ़ी बाद में होती है, 1st सेंचुरी एडी के आसपास जो है वो इमेज वर्शिप के बारे में देखने को मिलता है बुद्धा का। इससे पहले तक बुद्धा की कोई आइडल वर्शिपिंग नहीं थी। नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग के रूप में देखा जा रहा था, जिन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया है, और इस तरीके से सिंबल्स का यूज किया जाता था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अच्छा, बहुत सारे सवाल रिपीटेड है, अभी आप 1 बाय 1 देखना। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखिए, ये भी रिपीट ही है। बाबर के अराइवल के बारे में पूछ रहे हैं। बाबर का जब आगमन हुआ तो इसके साथ और क्या क्या चीज़ें हुई, मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आप अटेम्प्ट करें। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि गन पाउडर इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। दूसरा ये कि आर्क और जो डोम है इनका भी इंट्रोडक्शन देखने को मिला हमारे क्षेत्र के आर्किटेक्चर में। तीसरा ये कि तिमूरिड डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट देखने को मिली। चौथा ये कि वारफेयर में कैनन्स का यूज किया गया, तोपों का यूज किया गया। अब इसी तरीके का जो क्वेश्चन है वो सिविल सर्विसेज 2015 में पूछा गया था कि बाबर के अराइवल से क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गन पाउडर इंट्रोड्यूस हुआ, आर्क एंड डोम इंट्रोड्यूस हुआ, तिमूरिड डायनेस्टी स्टेब्लिश हुआ। तो ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो इसमें साफ तौर से बताया गया है कि बाबर के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आए। जैसे बाबर ने ये कहा कि उसने अटैक में, भीरा के अटैक में फर्स्ट टाइम यूज किया है गन पाउडर को। द यूज ऑफ गन पाउडर हैड बीन ग्रेजुअली डेवलपिंग इन इंडिया। भारत में धीरे धीरे गन पाउडर यूज हो रहा था। बाबर ने बताया कि उसने फर्स्ट टाइम भीरा के अटैक में, भीरा फोर्ट के अटैक में गन पाउडर को यूज किया। लेकिन गन पाउडर जो है भारत में काफ़ी टाइम से रूलर्स यूज कर रहे थे, बट जो कॉमन होता है वो बाबर के एडवेंट के बाद होता है, राइट। तो बाबर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बाबर ने पॉपुलराइज किया है ना, यही तो बताया गया ओल्ड एनसीईआरटी में। तो पहला जो है वो गलत है, बिकॉज ये पॉपुलराइज किया गया है ना कि इंट्रोड्यूस। अगर आप फर्स्ट को, अच्छा इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं। ये अगर आप फर्स्ट को एलिमिनेट करते हैं तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। बस थर्ड स्टेटमेंट सही है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द तिमूरिड डायनेस्टी। तिमूरिड डायनेस्टी बाबर ने इंट्रोड्यूस किया है और इस्टेब्लिश किया है। आर्क और डोम जो है ये भी काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, तो सेकेंड भी गलत है। अब यहाँ तो साफ तौर से हमें समझ आ रहा है कि सिर्फ तिमूरिड डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है, तो पहला तो गलत है, पहला आप एलिमिनेट कर दीजिए, और तीसरा सही है। दैट मीन्स हमारे पास जो इकलौता आंसर बच रहा है वो 3 और 4 है। बट ऑब्वियस हमें मानना होगा कि कैनन्स को वारफेयर में बाबर ने इंट्रोड्यूस किया है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, सेफली वी कैन गो विथ इट। और ऐसे जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकते हैं प्राइमा फेसा में, वैसे क्वेश्चन भी PYQ से काफ़ी ईजिली सॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि बाबुल मक्का या गेट ऑफ मक्का किस पोर्ट को इस नाम से जाना जाता था मुगल पीरियड में? सूरत, कालीकट, केम्बे या बड़ौज? अब ये सेम क्वेश्चन
2001 में सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यूज को ये रिपीट कर रहे हैं वो काफ़ी पुराने हैं, 20-25 साल पुराने हैं। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन आप समझ सकते हो कि क्यों ऐसा किया गया है। तो बाबुल मक्का के नाम से किसे जाना जाता था, तो सूरत को जाना जाता था। वैसे मुझे ये ध्यान आ रहा है, ये केबीसी में भी 1 करोड़ अमाउंट में पूछा गया था, काफ़ी पहले, बहुत पुराना एपिसोड है ये। ठीक है, आंसर इसका डी है। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता था कि जो मुगल पीरियड था उस टाइम पे जो गुजरात का शहर सूरत है उसे गेट ऑफ मक्का या बाबुल मक्का कहते थे, बिकॉज इट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट पोर्ट फॉर मुस्लिम पिलग्रिम्स हु वर ट्रेवलिंग टू मक्का फॉर हज। ओके, तो सूरत इस तरीके से की डिपार्चर पॉइंट था फॉर हज पिलग्रिम्स। सो आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाहियान एक चाइनीज यात्री था जिसने इंडिया विजिट करा हर्षवर्धन के टाइम पे। ह्वेनसांग एक चाइनीज बुद्धिस्ट मंक था जिसने इंडिया विजिट करा चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। अब ये क्वेश्चन आप देखिए सीडीएस का है। हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के टाइम पे कौन सा चाइनीज यात्री भारत आता है? ऑप्शन है हमारे पास इत्सिंग, फाहियान, ह्वेनसांग या सुनयुन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, ह्वेनसांग। एच फॉर ह्वेनसांग, एच फॉर हर्षवर्धन, ऐसे आप एसोसिएट करके याद रख सकते हो। वैसे ये तो बहुत आसान है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बीपीएससी में ही पूछा गया है, 63rd बीपीएससी में, कि फेमस चाइनीज पिलग्रिम्स फाहियान है, ये किसके टाइम पे भारत आता है? तो जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पे भारत आता है। विक्रमादित्य टाइटल था इनका, चंद्रगुप्त सेकंड का। यहाँ वही पूछ रहे हैं कि फाहियान जो है वो हर्षा के टाइम पे आता है, गलत है। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आता है एज पर 63rd बीपीएससी क्वेश्चन। ह्वेनसांग एक चाइनीज बुद्धिस्ट मंक था जो इंडिया चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे विजिट करता है, गलत है। हर्षवर्धन के टाइम पे विजिट करता है। स्वैप कर दिया गया स्टेटमेंट्स को, ठीक है, तो दोनों ही गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत आसानी से ये सॉल्वेबल है, केवल पीवाईक्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा हाँ, मुझे एक बात और बतानी थी, ये जो ट्रेवलर्स वाला टॉपिक है, ट्रेवलर्स वाला टॉपिक ये मैंने पूरा करवाया हुआ है और रिसेंट में मैंने आपको रिवाइज भी करवाया है। हाँ देखिए, मिडिवल इंडिया के ट्रेवलर से हमने स्टार्ट किया था और ये सारे ही वो फैक्ट्स हैं जो एनसीईआरटीज में है और जो पीवाईक्यूज में है। बर्नियर पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, बारबोजा पर, तो ये कंप्लीट हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान वजह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किनके टाइम पे अष्टप्रधान जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे? गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे या विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे? तो ये सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रखा है। 65th बीपीएससी का ही रिपीट क्वेश्चन है। तो अष्टप्रधान जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे जो है वो देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान को इंट्रोड्यूस किया था, एस्टेब्लिश किया था एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में। सो आंसर इज ऑप्शन सी, इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये शिवाजी छत्रपति महाराज जी के अष्टप्रधान में पेशवा, मजुमदार, वकनियावीस, दाबिर, सुरनावीस, पंडितराव, सरे नौबत और न्यायाधीश, ये 8 मंत्रियों का मंत्रिमंडल था जिनके अलग अलग काम सौंपे गए थे। जैसे जो पेशवा होते थे ये मुख्य प्रधान के रूप में होते थे, आप आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर से एसोसिएट कर सकते हैं। फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखने का इनका काम होता था और बाद में ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में पद धारण करते हैं और इनका बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है। जो मजुमदार या अमात्य जिसे कहा जाता है, और रेवेन्यू और फाइनेंस का काम देखते थे। जो वकीनाविस थे, मंत्री के रूप में थे, गृह मंत्री या होम मिनिस्टर के रूप में आप इन्हें समझ सकते हैं। सुमंत या दाबिर जो होते हैं वो फॉरेन मिनिस्टर होते थे। देखिए इनके नाम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, एक रेफरेंस के लिए मैंने लिया है, फॉरेन मिनिस्टर को किस नाम से जाना जाता था। ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। सचिव, मंत्री, अमात्य या सुमंत। तो फॉरेन मिनिस्टर किन्हें कहा जाता है? फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है सुमंत या दाबिर को। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन डी। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान होना चाहिए। हमने ये कई बार पढ़ा है बिकॉज इससे एसोसिएटेड हमने 20-30 पीवाईक्यूज कवर किए हैं टॉपिक में और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अक्सर पूछा जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों को टफ लगा इनिशियली, बट ये पूरा ही सिविल सर्विसेज 1996 के पीवाईक्यू से है। चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, विशाखा दत्त। मैथमेटिक्स, मेडिसिन, प्ले राइट, एस्ट्रोलॉजी। विशाखा दत्त, वराहमिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। विशाखा दत्त जो है ये ड्रामा से एसोसिएटेड है। जो वराहमिहिर एस्ट्रोनॉमी से एसोसिएटेड है। इसके बाद जो चरक हैं, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, ये एसोसिएटेड हैं मेडिसिन के साथ। जबकि जो ब्रह्मगुप्त है ये काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन थे। सो आंसर इज ऑप्शन सी, BCAND।
नाउ सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने देखा चरक ने चरक संहिता लिखी है, जो कि मेडिसिन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ब्रह्मगुप्त एक मैथमेटिशियन है, और वराह मिहिर एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी से एसोसिएटेड है। विशाखा दत्त जी जो है प्ले राइट है। प्ले राइट का मतलब होता है ड्रामा लिखने वाले यानी नाटककार। सो आंसर इज 2, 1, 4 and 3। तो 2, 1, 4 and 3 आई थिंक ऑप्शन ए में है। सो वी शुड गो विथ ऑप्शन ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछा जाता है। वैसे तो हमने बुक्स एंड ऑथर्स वाली वीडियो में ये कवर किया है, बट हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। विशाखा दत्त ने जो बुक लिखी है, 2 बुक्स हैं, काफ़ी फेमस है दोनों। पहली का नाम है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, और जो दूसरी बुक है ये है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, बिकॉज ये चंद्रगुप्त के दरबार से थे, तो इस वजह से इन्होंने ड्रामा जो लिखे हैं वो पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज को दिखाता है, पॉलिटिकल ड्रामा को दिखाता है उस टाइम के। तो बहुत बार पेपर में पूछते हैं, जैसे सिविल सर्विस में पूछा गया था कि मुद्रा राक्षस क्या है, तो पहला ही ऑप्शन था कि ये कुछ राक्षस वगैरह का स्टोरी है। ऐसा कुछ नहीं है। मुद्रा राक्षस जो बुक है ये पॉलिटिकल ड्रामा है। और अगला देखिए, वराह मिहिर पूछा गया है। तो वराह मिहिर ने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है बृहत संहिता। मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये फर्स्ट नंबर के ऑथर का नाम है और ये सेकंड, बृहत संहिता लिखी गई है। और एक और बुक है पंच सिद्धांतिका। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और रिवाइज कर सकते हैं, और इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी पेपर में 3-4 पीवाईक्यूज 3-4 जो क्वेश्चन है वो बुक्स एंड ऑथर्स के हैं। हर पेपर में होते हैं, सिविल सर्विस में भी 2-3 सवाल होते हैं। ओके, तीसरा देखिए चरक संहिता। तो चरक ने जो बुक लिखी है उसका नाम है चरक संहिता, और ये किससे एसोसिएटेड है? अगेन यही मेडिसिन वगैरह से एसोसिएटेड है। कोई वाइड रेंज ऑफ डिजीज़ के बारे में बताया गया है, और उनके उपचार यानी उनके रेमेडीज़ के बारे में भी बात की गई है। प्रिवेंशन, हाइजीन, मेडिकल एजुकेशन, और किस तरीके से टीम वर्क ऑफ फिजिशियन काम करते हैं, इन सब चीज़ों पर बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चरक ने लिखी है चरक संहिता। नेक्स्ट देखिए ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त जो है वो काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन है। इनकी 2 बुक बहुत फेमस है। पहली है ब्रह्म, जो इनके नाम से ही एसोसिएटेड है, ब्रह्म स्फुटिका सिद्धांत। ठीक है, पहली तो ये है, और दूसरी है खंड खाद्यक। फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको काफ़ी फैक्चुअल लग सकता है, बट ये जब आप पीवाईक्यूज में देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो रिटेन भी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यूज के साथ ये पढ़ना सही रहता है। ब्रह्म स्फुटिका सिद्धांत और खांदक खाद्यक। ठीक है, ये 2 बुक्स जो हैं वो लिखी गई हैं ब्रह्मगुप्त के द्वारा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने रेफरेंस के लिए लिया है कि अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। द एंशिएंट इंडियन मेडिकल ट्रीटाइज फॉर हॉर्सेज कॉल्ड अश्वशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। एक हमारी बहुत प्राचीन मेडिकल विधा है, ट्रीटाइज है हॉर्सेज के लिए, जिसे अश्वशास्त्र कहते हैं। ये किन पर्सन ने को एट्रीब्यूट हम कर सकते हैं? वाघभट्ट को, सेज सालीहोत्र को यानी ऋषि सालीहोत्र को, उसके बाद है भर्तृहरि ऑफ 7th सेंचुरी, और चौथे हैं वराह मिहिर। ये चारों ही काफ़ी फेमस एंशिएंट सेजेस हैं। बट इसके लिए, इसके रेफरेंस के लिए हमने जो कवर किया है वो गुजरात बोर्ड की बुक है। वैसे एनसीईआरटीज में भी है बट उतने डेप्थ में नहीं है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमने ये कवर किया था और ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। देखिए, सबसे पहले चरक जी के बारे में बताया गया, महर्षि चरक जी के बारे में, कि इन्होंने चरक संहिता लिखी है जिसमें 2000 से ज़्यादा मेडिकल हर्ब्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, और उसके बाद महर्षि सुश्रुत जी हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है कि सर्जरी के दौरान कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट इतने शार्प होते थे कि एक सिंगल वर्टिकल हेयर को भी 2 डिवीजन में बांटा जा सकता है। आई डोंट नो हाउ इट्स पॉसिबल, बट इंस्ट्रूमेंट इतने प्रिसाइज हैं कि एक जो बाल होते हैं उन्हें भी 2 टुकड़े में स्प्लिट किया जा सकता है। वाघभट्ट जी ने वाघभट्ट संहिता लिखी है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। चरक संहिता के स्टडी या सुश्रुत संहिता या वाघभट्ट संहिता डॉक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आज की डेट में भी। हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एंशिएंट टाइम में भी बहुत सारे मिनरल्स और मेडिसिन्स का कलेक्शन है और इसमें एक डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बताया गया है मेडिसिन्स बनाने का, उनके क्लासिफिकेशन का और उनके यूजेस का। इवन ये ब्लड सर्कुलेशन को भी रोक सकते हैं केवल बॉल शेप्ड बैंडेज से, और ये स्किलफुली ऑपरेट कर सकते हैं एब्डोमन में, किडनी में, कैटरेक्ट में, हर्निया में, स्टोन में, पाइल्स में। तो बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड है, हर तरह के रोगों का उपचार देखने को मिलता है। अच्छा, हम जब आगे पढ़ते हैं इसमें तो बताया गया है कि जो वेटरनरी साइंसेज हैं यानी जो जानवरों से एसोसिएटेड मेडिसिन्स हैं या उनके रेमेडीज़ हैं, उसमें भी काफ़ी सारे बुक्स लिखे गए हैं। हॉर्स पर भी और एलिफेंट्स पे भी। हॉर्स को संस्कृत में अश्व कहते हैं और एलिफेंट को हस्ती। तो इसमें जो फेमस है वो है हस्ती आयुर्वेद, सालीहोत्र और अश्वशास्त्र।
ये काफ़ी फेमस हैं। जो स्कॉलर्स या साइंस राइटर है मेडिसिन वाघ भट्ट, इन्होंने भी बहुत फेमस वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है अष्टांग हृदय में। अभी रिसेंटली किसी पेपर में पूछा गया था अष्टांग हृदय के ऑथर कौन है, तो वाघ भट्ट है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। और सालिहोत्र जी के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये भी काफ़ी फेमस है। किससे एसोसिएटेड है, ये देखिए क्वेश्चन, अश्वशास्त्र के बारे में पूछा गया, किससे एसोसिएटेड, सालिहोत्र जी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगेन ये भी लूसेंट और एनसीईआरटी बाकी बुक्स में है। पर्सियन फेस्टिवल नवरोज के बारे में पूछ रहे हैं, ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश। बहुत लोग तमिलनाडु बोर्ड को रेफर करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी डायरेक्टली सॉल्वेबल हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या बताया गया कि बलबन ने रायगोरस कोर्ट डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करा। बेसिकली क्या था कि बलबन को ऐसा लगता था जो नोबेल्स हैं वो कंट्रोल करने लगे हैं कोर्ट को, तो इसे रोकने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें ये था, अच्छा हाँ, बलबन का ये भी कहना था कि जो सुल्तान होता है ये गॉड्स शैडो होते हैं अर्थ पे, खुदा की परछाई होते हैं, और जो रेसिपेंट होते हैं डिवाइन ग्रेस के। बलबन ने इंट्रोड्यूस किया रिगोरस कोर्ट डिसिप्लिन को, जिसमें क्या होता था, न्यू कस्टम सच एज प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग द सुल्तान्स फीट टू प्रूव हिज सुपीरियरिटी ओवर द नोबेल्स। ठीक है, इसे सजदा और पेबोस कहा जाता है। उसके बाद पर्सियन फेस्टिवल नवरोज भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि नोबेल्स को इम्प्रेस किया जा सके। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि टर्किश नोबेलिटी के चैंपियन के रूप में ये उभर कर आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी, बलबन। नाउ नेक्स्ट देखिए, नाथपंथीज, सिद्धाज एंड योगाज मेड डिवोशनल रिलीजियन पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया या वेस्टर्न इंडिया। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी है, 7th क्लास की एनसीईआरटी में भी है। 7th क्लास की एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट टॉपिक ही है नाथपंथी, सिद्धाज एंड योगाज। तो नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप एमर्ज कर जाते हैं जो उस टाइम के रिचुअल्स और बाकी कन्वेंशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होते हैं उन्हें सिंपल आर्ग्यूमेंट से डिफीट कर देते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं। इनमें नाथपंथी थे, सिद्धाचार्य थे और योगीज थे। इन्होंने वर्ल्ड के रेनन्सिएशन की बात करी, दुनिया के संसार के मोहमाया से त्याग की बात की गई। टू देम द पाथ टू सेल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विथ इट। यानी इनका ये कहना है, नाथपंथी, सिद्धाज और योगीज का, कि अगर आप सेल्वेशन चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो मेडिटेशन करना है फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी के साथ। और इसी में हम देखते हैं कि ये दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन। योगासन को प्रमोट किया गया अपने माइंड और बॉडी की ट्रेनिंग के लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन वगैरह को भी प्रमोट किया गया। ये जो ग्रुप हैं ये पर्टिकुलरली पॉपुलर होते हैं लो कास्ट में। इनका जो क्रिटिसिज्म रहा कन्वेंशनल रिलीजन को लेकर, ये एक पॉपुलर फोर्स बन जाता है नर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, नर्दर्न इंडिया। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑलमोस्ट सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये पूछा जा रहा है कि वुड डिस्पैच के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला ये है कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, रिकमेंड किया गया। दूसरा ये फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि वैसे ट्रेनिंग जो स्किल से एसोसिएटेड है, इन पर जोर दिया गया। पहले सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को देखते हैं। वुड डिस्पैच से जुड़ा हुआ ये सवाल है। ग्रांट इन एड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। यूनिवर्सिटीज़ के एस्टेब्लिशमेंट को रिकमेंड किया गया। तीसरा ये कि इंग्लिश को हर लेवल में रिकमेंड किया गया कि इंग्लिश को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में यूज किया जाना चाहिए। तमिलनाडु बोर्ड से अगेन ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, एनसीईआरटी हिस्ट्री में भी और स्पेक्ट्रम में भी ये टॉपिक्स कवर्ड हैं। 1854 में सर चार्ल्स वुड ने एक कम्प्रीहेंसिव डिस्पैच दिया जिसमें बात की गई कि एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ावा देना है। पब्लिक इंस्ट्रक्शन के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई 5 प्रोविंसेस में, जिससे फील्ड ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन की फील्ड को प्राइवेट पार्टिसिपेशन में भी बढ़ावा मिले। इसके अलावा स्कूल्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, टीचर, वीमेन एजुकेशन, इनके भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वुड डिस्पैच ने एक यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट की बात करी हर एक बड़े महानगरों में, जैसे कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में। किस मॉडल पर? लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर। और विद इन 5 ईयर ही हम देखते हैं कि इंडियन एजुकेशन जो है रैपिडली वेस्टर्नाइज हो जाता है। आगे चल के गांधी जी और बाकी रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने क्रिटिसाइज भी किया है इन चीज़ों को, बिकॉज कंप्लीट इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा धीरे धीरे दिया जाने लगा।
बट देखिए वुड डिस्पैच की जो खास बात थी कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हर लेवल में नहीं यूज किया गया था, हर लेवल पे नहीं, बल्कि इनिशियल लेवल पे यानी जो प्राइमरी लेवल है उसमें वर्नाक्युलर मीडियम को रखा गया, और जो हायर लेवल है उनके लिए इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बात की गई। ठीक है, तो ये गलत है। प्राइमरी स्कूल के लेवल पर वर्नाक्युलर मीडियम यानी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसे प्रमोट किया जाएगा, और जो हायर लेवल है इसके लिए इंग्लिश को प्रमोट किया गया। ठीक है, तो तीसरा गलत है, और तीसरा एलिमिनेट करते ही हमारा आंसर आ जाता है। ग्रेंटिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, यूनिवर्सिटीज़ के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़, हाँ ये बात सच है, जैसे मैंने बताया हायर स्टडीज़ में इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज किया गया। फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया गया, बिल्कुल दिया गया। तो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि ईयरली वैदिक पीरियड में मगध की एंशिएंट कैपिटल क्या थी। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी में ही आप पढ़ोगे। राजगिरी जो कि प्रेजेंट डे राजगीर है, ये कैपिटल था मगध का फॉर सेवरल ईयर्स, और ये बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है डिटेल में किस तरीके से महाजनपद का जब स्टेब्लिशमेंट होता है उसी टाइम पे ये कैपिटल होती है। और महाजनपद को मैंने सेपरेटली भी डिस्कस किया है, अभी हम लोग कुछ दिन पहले एनडीए के भी पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे भी हमने इस टॉपिक को कवर किया था। सारे कैपिटल मैंने आपको बताए थे, देखिए इस तरीके से। और बहुत सारे क्वेश्चन आज भी पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंट का हमने एक पेपर डिस्कस किया, आपको ध्यान होगा, कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, उसमें भी महाजनपद के कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन तो पूछा ही गया, और ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो महाजनपद के कैपिटल्स के ऊपर ही पूछे गए हैं। ओके, नाउ हम अगेन अपने क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए राजगीर या राजगिरी। नेक्स्ट देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं। पहला ये कहा जा रहा है लॉर्ड लिटन ने इनेक्ट करा, दूसरा ये इसे हम गैजिंग एक्ट कहते हैं, तीसरा ये कि ये एक्ट रिपील किया गया रिपन के द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यह पूछा जा रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला कि लॉर्ड लिटन ने इसे इनेक्ट किया है, यानी लॉर्ड लिटन ने लाया है। दूसरा ये इसे गैजिंग एक्ट कहते हैं। तीसरा लॉर्ड रिपन ने इसे रिपील कर दिया, यानी इसको अबॉलिश कर दिया गया। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। अगर आपने सिविल सर्विस 2005 का ये क्वेश्चन कवर किया है जिसमें पूछा गया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील किसने किया, तो रिपील रिपन ने किया है, आर फॉर रिपील, आर फॉर रिपन। और रिपील यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया गया रिपन के द्वारा। बट जो पूछ रहे हैं कि लाया किसे गया, तो लाया किसने है, अडॉप्टेड बाय लॉर्ड लिटन। देखिए जम्मू कश्मीर पीसीएस के क्वेश्चन में ही पूछा गया है। यही रीज़न है कि हम बैच में सारे ही स्टेट पीसीएस के रेलेवेंट पीवाईक्यूज को भी टॉपिक वाइज तरीके से कवर करते हैं, बिकॉज सारे आपस में एसोसिएटेड हैं। तो देखिए बुक्स अनलिमिटेड होती हैं बट पीवाईक्यूज लिमिटेड होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या है वो हम पूरा समझते हैं, बट फिलहाल हम क्या इस जानकारी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली लिटन ने इसे इनेक्ट किया है। और अगर तीसरा हमें पता है, देखिए इसमें जो कहा गया लॉर्ड रिपन ने रिपील किया है, तो अगर लॉर्ड रिपन ने रिपील किया यानी तीसरा सही है, तो दो ऑप्शन हमारे ऐसे ही हट जाते हैं। बस हमें पहला चेक करना है। तो पहला भी हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि हाँ लिटन ने इसे जो है अडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है, तो पहला भी सही है। तो बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। तो इसे गेजिंग एक्ट कहते हैं। ये तो जानने की नीड ही नहीं है, इन्फो रिक्वायर्ड ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 1 और 3 से ही हमारा काम बन जा रहा है। खैर अभी हम पूरा कवर कर लेते हैं, बट कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। अगर आप एक बार ब्रीफ में समझ लें तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ये 1878 में लाया गया था। ये ईयर ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस किया है लिटन ने। लिटन ने इंट्रोड्यूस किया, उस टाइम पे ये वाइसराय थे 1878 में। पर्पस तो ये था कि जो इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हैं, इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर यानी जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हैं, इसे क्रिटिसाइज किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल थी और इन्हें दबाने के लिए, वर्नाक्युलर लैंग्वेज के, इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स को रोकने के लिए, उनके जो प्रसार है उसे ख़त्म करने के लिए ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया। इसमें बेसिकली प्रोविज़न क्या था, ये था कि जो गवर्नमेंट है वो कन्फिस्केट कर सकती हैं, जब्त कर सकती हैं, कन्फिस्केट कर सकती हैं प्रिंटिंग प्रेसेस को।
ठीक है, जहां से प्रिंटिंग हो रही है ना न्यूज़पेपर की, वर्नाकुलर प्रेस के न्यूज़पेपर की, उसे ही कन्फिस्केट कर देंगे और एक सेडिशियस एक्टिविटी बता देंगे कि ये तो देश के खिलाफ है, सेडिशियस एक्टिविटी है। और खास करके इन्होंने जो टारगेट करा वो वर्नाकुलर पेपर को करा, और इसका रीज़न आप समझ सकते हो। रीज़न बीइंग इज कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो ब्रिटिशर्स के लिए समझना डिफिकल्ट था, तो अब वो कौन सी बातें उन न्यूज़पेपर के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं ये समझना डिफिकल्ट होता था ये ब्रिटिशर्स के लिए। दैट्स वाई वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को जो है टारगेट किया गया। तो आई होप आपको ये समझ आया। अच्छा, इसका इम्पैक्ट तो यही था कि वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा, बिकॉज ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है। इससे हमारा इंडियन नेशनलिज्म और मजबूत होता है, एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स और बढ़कर आते हैं, बिकॉज ये कंप्लीट वायलेशन है डायरेक्ट हमारे फंडामेंटल राइट का या फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है। अच्छा, ये रिपील भी हो गया इस वजह से। 1878 में लाया गया, 4 साल रहता है। 1882 में रिपन आते हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत रिप्रेसिव है ना, बहुत दबाने वाला ये तरीका है, इसमें कोई खास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो उभर कर नहीं आ सकता है। इस वजह से इसे रिप्रेसिव बताकर ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। बट इसका सिग्निफिकेंस तो है ही, कॉलोनियल एफर्ट्स थे कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। और इंडियन प्रेस फ्रीडम मूवमेंट में भी, उसके एवोल्यूशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अब ये देखिए CAPF का क्वेश्चन है। पहला ये कह रहे हैं कि इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया लिटन ने, जिसमें कहा गया कि अगर आप किसी इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को छापते हो तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि आकर आपके प्रिंटिंग प्रेस को ही जब्त कर ले। इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं जो लाया गया वो बिल्कुल फेल हो गया। दूसरा ये कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का लिटन ने इंट्रोड्यूस करा अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ हिज ओन लॉ मेंबर, खुद के ही लॉ मेंबर के खिलाफ जाकर ये किया। ये प्लासी टू पार्टीशन है, इसमें भी आप पढ़ोगे तो 1878 में पास किया गया, खुद के ही लॉ मेंबर के एडवाइस के ये जाकर इसके अगेंस्ट जाकर जो है ये पास किया जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और ये गैज करने के लिए यानी रोकने के लिए इंडियन प्रेस को डिजाइन किया जाता है। यही रीज़न है कि इसे गैजिंग एक्ट कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल भी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, बट जो पहला कह रहा है कि इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये गलत है। बहुत ही वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिले, और हमने क्योंकि देखिए स्वदेश मित्रन का जो लैंग्वेज है न्यूज़पेपर का वो भी ओवरनाइट चेंज कर दिया गया, तो वी आर नॉट फेल्ड, ठीक है, और प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहता है, इस वजह से ये फर्स्ट गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 2 ओनली। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए बीपीएससी के इस क्वेश्चन के लिए जो बीपीएससी एस्पिरेंट है वो उनके सिर्फ पीवाईक्यू से ही ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, ठीक है। तो आप ये ना समझें कि आपको एक्स्ट्रा सोर्सेज फॉलो करने की नीड है, सारे ही क्वेश्चन में आप देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट सोर्स बताया है कि कहाँ से वो डायरेक्टली सॉल्वेबल है। ये क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अडॉप्टेड बाय लॉर्ड लिटन वाज इंटेंडेड टू प्रमोट न्यूज़पेपर इन द वर्नाकुलर, रिस्ट्रेन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, प्रमोट इंग्लिश न्यूज़पेपर या रिस्ट्रेन इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को रिस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन लेकर आते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किसने करा? रिपील किया गया है लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870 के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है, स्पेक्ट्रम वगैरह में है। स्पेक्ट्रम में बताया गया है कि किस तरीके से ये फर्स्ट स्टेप होता है इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स बाइफरकेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस। तो पहले क्या होता था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों के फाइनेंसेस एक साथ थे, तो इसे बाइफरकेट किया गया पहली बार लॉर्ड मेयो के रेजोल्यूशन में। तो पहला सही है, और पहला सही है तो हमारे एक ऑप्शन हट जाते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी एम्पावर्ड हुई, इसी में बताया गया किस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखिए द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर आस्क्ड टू एडमिनिस्टर, बिकॉज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावर मिल गई, तो उन्हें कहा गया जो प्रांत के सरकारें हैं वो खुद से अपने सर्विसेज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो दूसरा भी सही है। अगर पहला और दूसरा सही है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, और चौथा ये कह रहे हैं एक्चुअल नीड ऑफ प्रोविंसेस को फोकस किया गया। तो ये तो तीसरे से ही समझ आ रहा है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा गया आप एडमिनिस्टर करिए, दैट मीन्स उनके नीड पर फोकस किया गया। तो बस हमारा आंसर सामने है। 1, 2 एंड 4 है ही नहीं, तो 1, 2, 3 एंड 4 के साथ हम जाएंगे। और वैसे भी तीसरा बिल्कुल सही है। मैं तो बस ये बता रहा था कि आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है आपको सारे स्टेटमेंट पता हो, बट हम स्किप तो नहीं कर सकते हैं ना, तो हमें तरीका पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नीति सार एक ईयरली बुक है पॉलिटिक्स की, ये किसने लिखी है? तो
ये CDS का क्वेश्चन है, कामंदक नीति सार। अच्छा ये टफ क्वेश्चन है, इट इज़ अ टफ वन, ऑल्दो ये लूसेंट वगैरह में है, बट उतना बुक एंड ऑथर याद रखना मुश्किल होता है। बट जब आप PYQs अच्छे से कवर कर लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, कामंदक का जो नीति सार है ये पॉलिटिकल मॉरलिटी का कंट्रीब्यूशन है, पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है। तो ये एक ईयरली बुक है पॉलिटिक्स की, किसने लिखी है? कामंदक ने। मीन्स यहाँ क्वेश्चन को ऑप्शन बना लिया गया और यहाँ आंसर को क्वेश्चन बना लिया गया। फुतुहाते आलमगिरी किसने लिखा है? ये MPPCS का क्वेश्चन है। ईश्वर दास नागर ने कौन सी बुक लिखी है? फुतुहाते आलमगिरी लिखी है। मतलब यहाँ ये क्वेश्चन आंसर है और यहाँ आंसर ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, दोनों ही लूसेंट वगैरह में हैं, सॉल्वेबल हैं, बट ऐसे क्वेश्चन PYQ से और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैंने सोर्स नहीं लाया है मैं, क्योंकि मुझे पता है आप इसे बिना सोर्स के बहुत ही इजीली सॉल्व कर दोगे। 1857 के रिवोल्ट के फेलियर के बारे में पूछ रहे हैं। पहला ये कि मिलिट्री सुपीरियरिटी ब्रिटिशर्स की थी, यानी वो मिलिट्री तौर पर ज़्यादा सुपीरियर थे। दूसरा ये कि जो रेबल्स हैं उनका कोई यूनिफाइड प्रोग्राम और आइडियोलॉजी नहीं था, यानी कोई पूरे देश का कंप्लीट एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी के साथ वो नहीं चल रहे थे। तीसरा ये कि लैक ऑफ सपोर्ट था फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही बातें बिल्कुल सही है, बिकॉज 1857 के रिवोल्ट के फेलियर की जो मुख्य बातें हैं वो पहली तो ये कि जो ब्रिटिश के आर्म्स हैं वो ज़्यादा सुपीरियर है। दूसरी चीज़ ये कि रेबल्स का कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं था, सब अपने अपने कॉज के कारण लड़ रहे थे, सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर रीज़न का एसोसिएटेड प्रॉब्लम था, राइट। तीसरा ये कि हाँ, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं करा, बहुत सारे हिस्सों में 1857 रिवोल्ट का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। तो ये हमने 1857 के रिवोल्ट पर बहुत ज़्यादा PYQs कवर किए हैं। तो उस टाइम पे भी हमने देखा, जब भी ये पूछते हैं कि ये फेल क्यों करता है, हाँ ये आप देख सकते हो। अच्छा ये तो BPSC का क्वेश्चन है। हाँ ये देखिए, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज देयर वाज लेकनेस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपोइज, जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश सोल्जर वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रादर देन द इंडियन। ठीक है, आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन डायरेक्टली BPSC में पूछा गया है, बस स्टेटमेंट चेंज किया गया है ना। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश सोल्जर ज़्यादा सुपीरियर है इंडियन सोल्जर के मुकाबले उस टाइम पे, 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे। नाउ आगे बढ़ते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इवेंट्स दिए गए हैं, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है आपको, यानी ईयर वाइज आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते रहे हैं BPSC में भी और सिविल सर्विसेज में भी। अगर आपको इनका ईयर याद है तो बहुत ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला कह रहे हैं होम रूल मूवमेंट, दूसरा सूरत स्प्लिट, तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह और चौथा है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो देखिए होम रूल मूवमेंट कब आया? 1916 में। जो सूरत स्प्लिट है ये 1907 में हुआ, सूरत की फूट जिसे कहते हैं। इसमें कांग्रेस के अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में 2 भाग में कांग्रेस बट जाती है, कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। और उस टाइम पे एक तो मॉडरेट्स होते हैं और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 1918 में और मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है ये 1909 में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी है, बिकॉज सेकंड सबसे पहले आता है, देन यहाँ पे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, उसके बाद होम रूल मूवमेंट है, देन खेड़ा सत्याग्रह है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो मंथ्स हैं वो काफ़ी आसपास हैं, पहली चीज़। दूसरी ये कि ये BPSC का ही CDPO के पेपर का है, तो बहुत हाई चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन रिपीट करने के। देखिए 1939 में क्या होता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है वो रिज़ाइन कर देती हैं, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन कर देती हैं, और इसके रेजिग्नेशन का जो रीज़न है वो बहुत पूछा जाता है कि क्यों रिज़ाइन किया गया। सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। रीज़न बीइंग इज, उस टाइम पे जो वायसराय होते हैं वो कहते हैं कि इंडिया भी बेलिजरेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और बिना इंडियन कंसल्टेशन के ये बात वायसराय के द्वारा कह दी जाती है। ठीक है, तो इसी के विरोध में 22 अक्टूबर को सारे ही जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। अब जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन कर दिए हैं, उस टाइम पे मुस्लिम लीग अपील्स करती हैं मुस्लिम्स को और अदर माइनॉरिटीज़ को कि वो 22 दिसंबर को 1939 में ही डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में ऑब्जर्व करें, इसी के विरोध में कि इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट कैसे बता दिया गया बिना इंडियन के परमिशन के। देन क्या होता है, मुस्लिम लीग काउंसिल जो है वो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे भी प्रोक्लेम करती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे हमें ये यूज़ है। तो अब हम इसके साथ चलते हैं। मुस्लिम डिलीवरेंस डे कब देखने को मिला हमें? मुस्लिम डिलीवरेंस डे का जो डेट है वो 22 दिसंबर 1939 है। डायरेक्ट एक्शन डे
तो ये बहुत बाद की बात है। बेसिकली होता क्या है, 16 अगस्त को 1946 में ही डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है कि मुस्लिम लीग काउंसिल ने प्रोक्लेम कर दिया कि अब डायरेक्ट एक्शन डे है, तो ताकि ये एक्सेंचुएट कर सके अपने डिमांड को और बढ़ा सके अपने मुस्लिम सेपरेट मुस्लिम होमलैंड के लिए, क्योंकि जब ब्रिटिशर छोड़ के जाएंगे तो ये सेपरेट मुस्लिम होमलैंड की डिमांड रख रहे थे। ठीक है, तो ये मेन एम था। द मेन एम वाज टू अटेन अ डिफरेंट कंट्री विद अ मुस्लिम मेजोरिटी। तो इसके लिए डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को लाया जाता है। देन रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, मैंने ऑलरेडी बताया है, ये अक्टूबर 1939 में। इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये ईयर है 1940। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो 1940 में लॉन्च किया जाता है। और फर्स्ट सत्याग्राही जो है वो कौन होते हैं, विनोबा भावे जी। और सेकंड सत्याग्राही कौन होते हैं, क्योंकि ये सिविल सर्विस में पूछा गया है, सेकंड सत्याग्राही होते हैं जवाहरलाल नेहरू। और अभी आपने देखा कैसे सिविल सर्विसेज के पुराने क्वेश्चंस को डायरेक्ट बीपीएससी पूछ रही है, इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ आपको। सेकंड जो है वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। अब लगे हाथ थर्ड ही बता देता हूँ, क्योंकि थर्ड भी पूछा गया है। तो थर्ड सत्याग्राही कौन थे, ये बीपीएससी 2022 में ही पूछा गया, जो री एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, हु वाज द थर्ड सत्याग्राही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी 1940। तो आंसर क्या होगा, ब्रह्मदत्त। ठीक है, पहला विनोबा भावे जी हैं, सेकंड जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और जो थर्ड हैं वो ब्रह्मदत्त जी हैं। ठीक है, तीनों मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। नाउ इसका आंसर तो आपके सामने है, बहुत ईजिली आप इसे आंसर अब कर सकते हो, मैंने सारे ही डेट और ईयर बता दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है स्टैचे कमीशन, दूसरा द आर्म्स एक्ट, तीसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और चौथा है इल्बर्ट बिल। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, इल्बर्ट बिल। ये भी पीवाईक्यू से सॉल्वेबल है, बट पहले मैं चाहूँगा कि कुछ बेसिक इन्फो आपको बताऊँ इल्बर्ट बिल से जुड़े हुए। देखिए इल्बर्ट बिल के बारे में पहली बात ये समझनी है, 1883 में ये आता है और ये लाया जाता है रिपन गवर्नमेंट के द्वारा। रिपन गवर्नमेंट इल्बर्ट बिल को लेकर आती है और इसे ड्राफ्ट किया जाता है कॉर्टेने इल्बर्ट के द्वारा। ठीक है, कॉर्टेने इल्बर्ट जो है इसे ड्राफ्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है इल्बर्ट बिल, बट लाया जाता है रिपन के टाइम पे। वायसराय कौन होता है, रिपन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट है वो भी ट्रायल कर सकें यूरोपियन ऑफेंडर्स का क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, यूरोपियन ऑफेंडर्स का ट्रायल कर सकें क्रिमिनल केसेस में। अब आप समझ सकते हो कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो उन्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि कोई भी इंडियन मजिस्ट्रेट यूरोपियन ऑफेंडर्स को ट्रायल कर सके कोर्ट में। ठीक है, ये पर्पस था इल्बर्ट बिल का। इसी से जुड़ा हुआ ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया, इसलिए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से कहते हैं। कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था रिपन का। देखिए रिपन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए, ठीक है, बहुत सारे गुड रिफॉर्म्स लिए, इसलिए इसे रिपन द गुड भी कहते हैं। तो रिपन ने सोचा कि ये तो काफ़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है कि इंडियन मजिस्ट्रेट क्यों नहीं ट्रायल कर सकते हैं यूरोपियन ऑफेंडर्स का। तो इसी के लिए इल्बर्ट बिल लेकर आते हैं और इसमें ये बोलते हैं कि इंडियन मजिस्ट्रेट अब यूरोपियन ऑफेंडर्स का भी ट्रायल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रिमूव हो जाएगी जुडिशियरी में। बट इन्हें स्ट्रोंग ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। यूरोपियन कम्युनिटी जो भी इंडिया में रह रही होती है उस टाइम पे, वो कहती है कि ये तो बिल्कुल भी गलत है। यूरोपियन ने कहा कि इंडियन वर इन अनफिट टू ट्राई देम। क्यों? क्योंकि वी आर रेशियल सुपीरियर। ये इनकी जो रेशियल माइंडसेट थी, इसमें इन्होंने ये कहा यूरोपियंस ने, इंडियंस जो है ये अनफिट है टू ट्राई अस। वाई? बिकॉज वी आर रेशियली सुपीरियर। ठीक है, रेशियल सुपीरियरिटी का नाम इन्होंने दिया। और क्या हुआ कि सपोर्ट जो है इंडियन इंटेलिजेंसिया ने सपोर्ट करा इस बिल का, क्योंकि ये जुडिशियल इक्विलिटी को लेकर बढ़ावा दे रहा था। बट एट द एंड क्या होता है कि ये जो बिल है वो अमेंड कर दिया जाता है, जिससे यूरोपियंस को अपीज किया जा सके। और अब जो है यूरोपियन ऑफेंडर्स को राइट टू डिमांड अ ज्यूरी दिया जाता है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ यूरोपियंस होते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट था, बिकॉज रेशियल इनइक्वलिटी को हाईलाइट करता है किस तरीके से कॉलोनियल गवर्नेंस जो है वो रेशियल इनइक्वलिटी के आधार पर चल रही थी, और इंडियन फ्रीडम सेंटिमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। एक लाइन की बात यह है कि जो इंडियन जुडिशरी हैं वो ट्रायल नहीं कर सकते हैं यूरोपियंस का, ऐसा इल्बर्ट बिल में उसके विरोध में कहा जा रहा था। तो ये किसके टाइम पे था? लिटन के टाइम पे नहीं था, रिपन के टाइम पे था, है ना। अब कुछ बहुत अच्छे सवाल हैं जो मैं लेकर आया हूं यहाँ पे। ये वैसे स्पेक्ट्रम वगैरह में भी कवर्ड है, लिटन के टाइम पे क्या क्या चीजें थी, रिपन के टाइम पे क्या क्या थी। जो पहला ऑप्शन है इसमें, द स्टैचे कमीशन,
तो इससे भी एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछा ही गया है। फर्स्ट फेमाइन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? रिचार्ड स्ट्रेचे थे। 1876 और 78 के बीच क्या होता है? फेमाइन आता है, जिससे मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, सेंट्रल इंडिया के कई पार्ट्स, पंजाब, ये अफेक्ट होते हैं। और इसी के बाद फेमाइन कमीशन को अपॉइंट कर दिया जाता है रिचार्ड स्ट्रेचे के नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू। अब ये आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने बहुत चीज़ें आपको बताई है, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। अभी आप चेक कर लीजिएगा ये सही है या नहीं। इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस। दूसरा कि रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाए न्यूज़पेपर और मैगजीन में। तीसरा ये कि रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट विथ रिगार्ड टू ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। बहुत आसान है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी है। जो भी डिस्क्वालिफिकेशन थी जिसमें ये कहा गया कि इंडियन मजिस्ट्रेट जो है वो यूरोपियंस का ट्रायल नहीं कर सकते, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था। ये CDS का क्वेश्चन है। ये ऑप्शंस में जूम आउट करता हूँ। हाँ, ये ऑप्शंस हैं इसके। देखिए पहला क्या कह रहे हैं कि लिमिटेड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को ग्रांट करने के ये प्रपोजल लाया गया। दूसरा ये कि कंप्लीट सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन नेटिव ऑफिशियल को प्रपोज किया गया कि इस तरीके से कंप्लीट सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन मिल जाएगा। तीसरा ये कि द प्रपोज्ड बिल जनरेटेड ऑपोजिशन फ्रॉम इंग्लैंड्स यूरोपियन सब्जेक्ट्स इन इंडिया। चौथा ये कि इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन टू द बिल इट वाज पास्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपने इसे अटेम्प्ट किया होगा। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखिए लिमिटेड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन दिए जा रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज हमने देखा कि सिंपल सी बात यही तो कही गई कि अब इंडियन मजिस्ट्रेट भी ट्रायल कर सकते हैं, तो पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं कंप्लीट सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, बिल्कुल भी नहीं, कंप्लीट सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की बात ही नहीं की गई है। तीसरा ये द प्रपोज्ड बिल जनरेटेड ऑपोजिशन फ्रॉम इंग्लैंड यूरोपियन सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, हमने ये अभी कवर किया कि किस तरीके से इस बिल का विरोध किया गया। ब्रिटिशर्स ने मोस्टली ये कहा, यूरोपियंस ने, कि जो इंडियंस है दे वर अनफिट टू ट्राई अस, ठीक है। चौथा ये इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन टू द बिल इट वाज पास्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। देखिए ये बात भी गलत है, एंड में कुछ चीज़ें मॉडिफाई की जाती हैं। बेसिकली मॉडिफिकेशन ये किया जाता है कि जो बिल है वो यूरोपियंस को अपीज़ करने के लिए चेंज किया जाता है। इसमें यूरोपियन ऑफेंडर्स को राइट मिलता है कि आप जूरी डिमांड कर सकते हैं बिना यूरोपियन मेजोरिटी के, ठीक है। ये एंड में अमेंड किया जाता है। अब आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। ओके, तो ये भी PYQ से सॉल्वेबल है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन की जाती है? और ये सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो बैटल ऑफ बक्सर वाज कल्मिनेटेड विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड सेटलमेंट विद द नवाब ऑफ अवध। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद किस तरीके से कल्मिनेट होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। अगर यहाँ पे सेकंड सही है, और ये CAPF का क्वेश्चन है, ठीक है, ये UPSC के CAPF का क्वेश्चन है 2010 का। अगर ये सेकंड सही है तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ जाएंगे। बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है 1765 में। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं ताकि हमें कंप्लीट क्लैरिटी मिले। पहला ये कह रहे हैं द बैटल ऑफ प्लासी वाज वोन बाय द ब्रिटिश मोर बाय देयर डिप्लोमेटिक स्किल देन बाय देयर स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्स। देखिए 1757 में जो प्लासी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी होता है ये ब्रिटिशर्स जीतते हैं, बट यहाँ पे आर्म्स स्ट्रेंथ के बजाय डिप्लोमेटिक स्किल ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्लाइव होते हैं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को लीड कर रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और ये बैटल को ट्रेचरी से जीतते हैं, धोखाधड़ी से जीतते हैं। मीर जाफर को ये डिफेक्ट करवा लेते हैं अपने साइड में, जो कि नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट कमांडर होता है, वो उसे अपने साइड कर लेते हैं, और इस तरीके से नवाब के जो फोर्सेज हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक स्किल का यूज किया गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि बैटल ऑफ बक्सर जो है ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जाकर कल्मिनेट होता है। ये बात भी सही है। बैटल ऑफ बक्सर एक इम्पॉर्टेंट बैटल होता है, और ये नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम पे मीर काजिम होते हैं, अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला होते हैं, और मुगल एम्पायर भी इस बैटल में शामिल होते हैं, शाह आलम सेकंड। तो एंड में 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, जिसका मेजर रिजल्ट ये रहा इस ट्रीटी के बाद कि जो अब अवध के नवाब हैं ये ब्रिटिश एलाय बन गए हैं, ठीक है, ब्रिटिश एलाय बन गए हैं, और शाह आलम सेकंड को दीवानी राइट्स मिल गया है, ठीक है। शाह आलम सेकंड को दीवानी राइट्स मिल गया है 1765 में। दीवानी राइट्स का मतलब यह है कि अब ये रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं।
देखिए, ये जो आखिरी क्वेश्चन है 69 बीपीएससी का, ये भी यूपी पीसीएस का डायरेक्ट रिपीट है। गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक को वेपन के रूप में कहाँ यूज किया? अहमदाबाद स्ट्राइक में। और देखिए, अब आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पीवाईक्यूज से और एनसीईआरटी से हैं, ऑलमोस्ट सारे ही सवाल रिपीटेड हैं। तो इसमें आपकी हेल्प कर सकता है हमारा समग्र बैच कंप्लीट सारे सब्जेक्ट के लिए है। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को पीवाईक्यूज एनसीईआरटी के साथ टॉपिक वाइज तरीके से कवर करते हैं। और अगर आप केवल हिस्ट्री के लिए एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो हमारी तथागत बैच है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, और इस लिंक से भी जाकर आप एनरोल कर सकते हो। कमेंट में भी है पिंड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट समग्र बैच के लिए आपको व्हाट्सएप ही करना होगा, बिकॉज ये एक तरीके का प्राइवेट मेंटोरशिप प्रोग्राम है। तो टीम आपकी कंप्लीट तरीके से हेल्प कर देगी, क्या फीस है, बाकी सारी चीज़ों को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद।